गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ एमडी स्कूल रावसर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, कल आपका कक्षा 10th का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। लगभग आपको पता है सभी का रिजल्ट अच्छा ही आया है, किसी का ऐसा नहीं हो भी संतोषजनक न हो। सभी विद्यार्थी बहुत खुश है रिजल्ट से। और आप सभी को पता ही है, अब आपके सामने कक्षा 11 में एडमिशन के लिए एक चुनौती है भी। आपको एक सब्जेक्ट डिसाइड करना है भी, अपने साइंस लें, आर्ट लें, कॉमर्स लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासें शुरू होने जा रही है। तो एमडी स्कूल का एक खुद का ऐप है जिसका नाम है एमडी एजुकेशन ग्रुप रावसर। इस ऐप के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिस पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस सभी की क्लासें मिलेगी। तो आप अपने जो भी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, साइंस में मैथ ले रहे हो, बायो ले रहे हो, या कॉमर्स ले रहे हो, या एग्रीकल्चर ले रहे हो, या आर्ट में एनीवन कोई भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो, तो इस ऐप के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सबसे पहले आप डेमो क्लासेस लगाएं, और अगर आपको लगता है भी हमको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐप के माध्यम से रेगुलर जुड़ सकते हैं एमडी स्कूल की क्लासेस के साथ, और अपनी पढ़ाई इस कोरोना काल में रेगुलर रख सकते हैं। तो बेटा, स्कूलों का अभी कोई पता नहीं है कब तक खुलेंगे। तो पीछे भी आपको पता है भी आपकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। तो अब वो डिस्टर्ब न हो, इसलिए जिस माध्यम से भी आपकी पढ़ाई हो रही है, चाहे वो आपकी ऑनलाइन है या ऑफलाइन, तो अभी कहीं नहीं हो रही है, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास भी ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाए। तो बेटा, घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासें ज़रूर लगाएं, और जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट डिसाइड करके उसकी आप क्लासें रेगुलर लगाएं। तो मैं बेटा एमडी स्कूल रावसर की तरफ से इस ऐप के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा 11th और 12th के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 का एक चैप्टर शुरू करवाऊंगा। तो वो चैप्टर शुरू करवाने से पहले बेटा, आप सभी को मैं बता दूं भी, आपके कक्षा 11 के अंदर जैसे पिछले साल बुक चेंज हो गई थी। पिछले साल से पहले आरबीएसई बोर्ड की बुक लगती थी, लेकिन पिछले साल से एनसीईआरटी बुक लगी, ठीक है। और 12th क्लास के अंदर बेटा अब की बार से सिलेबस चेंज हो गया। पिछली बार आरबीएसई बोर्ड की बुक लगती थी, लेकिन इस बार से आपके एनसीईआरटी सिलेबस लगेगा। तो ऐसे मान के चलिए अब सभी क्लासों में एनसीईआरटी सिलेबस आपका है। तो बेटा, मैं आपको 11th और 12th में मैथमेटिक्स करवाऊंगा, और दोनों में 11th और 12th में एनसीईआरटी सिलेबस है। और एक और आपको बात बतानी थी भी, कई विद्यार्थी है जो आर्ट के अंदर मैथ लेना चाहते हैं। कई बच्चों को ये पता नहीं है भी सर आर्ट में मैथ कैसे ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके पास आर्ट सब्जेक्ट ले रहे हो आप, तो उसके अंदर भी आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको आगे बेनिफिट होगा। आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो उसमें आपको मैथमेटिक्स ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए मैं आर्ट के विद्यार्थियों से भी गुजारिश करता हूं कि वो विद्यार्थी जो आर्ट के अंदर कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, उसके साथ में अगर आप मैथ लेना चाहते हो, तो एमडी स्कूल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको आर्ट में मैथ सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ऑफलाइन वे भी अगर स्कूल लगते हैं तो वहाँ भी आप अपने यहाँ एडमिशन लेके और आर्ट्स के अंदर मैथ ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए आज अपने क्लास 11th का जो एक चैप्टर है कोई भी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं भी, 11th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी बुक, इसके अंदर टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है। तो इन 16 चैप्टर में से अपने कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हिंदी में इसका नाम है बेटा सम्मिश्र संख्या। तो
11th क्लास में जो भी विद्यार्थी मैथ लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों एक बार मेरी क्लास लगा के ज़रूर देखें और फिर आप मेरे को ज़रूर बताएं भी आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। तो दोबारा मेरे को कहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आराम से हर चीज़ एकदम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज अपने ये चैप्टर स्टार्ट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या। सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके अंदर आपको एक टॉपिक उठा के और फिर अपने वहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से करवाऊंगा। और वो चीज़ें जो 10th में आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड ये थोड़ा सा चैप्टर है। कुछ चीज़ें नहीं है जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी थी उसके बाद में नहीं पढ़ी, इसलिए मैं ये चैप्टर ले रहा हूँ क्योंकि 10th में कुछ चीज़ें आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड आपको लेके चलूँगा तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से बेटा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 है समिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी भी अगर एडमिशन लेना चाहता है या ऑनलाइन क्लासें लगाना चाहता है तो उसको भी आपको ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो वो विद्यार्थी भी ये ऑनलाइन क्लासें इंग्लिश मीडियम में भी लगा सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता रहा हूँ भी आपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ी है, रैखिक समीकरण पढ़ी है, उससे रिलेटेड है ये। तो समिश्र संख्या ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं भी इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है। सबसे पहले इस चैप्टर की समरी बता देता हूं आपको, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा भी इस चैप्टर के अंदर इतने टॉपिक पढ़ने हैं और फिर अपने 1 नंबर टॉपिक से आपको सारी चीज़ें मैं आपको क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है आपके। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर का जो पूरा नाम है वो है समिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण। साथ साथ में इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इस चैप्टर का पूरा नाम है। ठीक है, भी समिश्र संख्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण आपने पहले पढ़ रखी है, लेकिन द्विघात समीकरण के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी है, वो यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से अपने पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बेटा देखो ये मैंने 6 टॉपिक डिसाइड किए अलग। पहला टॉपिक तो है समिश्र संख्या। भी सबसे पहले तो आपको देखो किसी चीज़ को रटाफिकेशन नहीं करनी है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जैसे अब 10th क्लास आपने पास कर ली, अगर आपसे पूछ ले भी आपके 5 नंबर चैप्टर का नाम क्या है तो बेटा किसी विद्यार्थी को याद नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ एक को याद होगा और वो भूल जाएंगे भी चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या था। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, रटाफिकेशन मत कीजिए किसी भी चीज़ का। हर चीज़ को एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझ के आपको कर रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए भी अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो नाम क्या है। तो इसका नाम है समिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण। उसके बाद आता है भी ये समिश्र संख्या है तो ये समिश्र संख्या होती क्या है। तो चैप्टर का नाम जो है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए भी इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक अपने पढ़ेंगे समिश्र संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड टॉपिक जो है वो अपने पढ़ेंगे समिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो अभी आपने 10th क्लास पास की है तो 11th क्लास में हो तो ऐसे मत सोचना सर आप इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो बेटा वो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में चलेगी। तो थोड़ा थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो समिश्र संख्याओं का जो बीजगणित है इसके अंदर ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। वो 4 कौन से हैं? नंबर 1 तो है समिश्र संख्याओं का योग यानी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 समिश्र संख्याओं को या 2 से अधिक समिश्र संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। उसके बाद में आता है घटाव, डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 या 2 से अधिक समिश्र संख्याएं हैं उनको घटाया कैसे जाता है। फिर है समिश्र संख्याओं का गुणा यानी मल्टीप्लेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर है भाग यानी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी समिश्र संख्याओं का योग, घटाव, गुणा और भाग ये कैसे किया जाता है ये इस टॉपिक के अंदर अपने पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद में है, ये चीज़ आपके लिए बेटा बिल्कुल नहीं है, आयोटा। भी आपने पहले ये नाम नहीं सुना होगा, भी आयोटा क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। भी आयोटा नाम की ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है। इसका जो साइन होता है वो उल्टा जे कह दो या आई टाइप का होता है, ठीक है ना, ये आयोटा होता है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी भी ये क्या चीज़ होती है, कहाँ से आई, कैसे आई, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 3 नंबर टॉपिक अपने पढ़ेंगे, पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। फिर 4 नंबर है सम्मिश्र संख्या का मापांक, एक कोणांक और रह गया भाई, इसमें मापांक, कोणांक और स्युग्मी और एक गुणात्मक प्रतिलोम भी होता है। तो इसके अंदर ये 3-4 टॉपिक है, द मॉडुलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में बेटा पढ़ेंगे अपने। उसके बाद में आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुवीय रूप में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इतने टॉपिक है, ये सारे अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और हर टॉपिक की जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें होगी उस चीज़ की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या चीज़ होती है, इसका पूरा विवरण जो है वो थ्योरेटिकल लिखा हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। ये पीडीएफ भी आपको इस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये इतने टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर और हर टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट मैं आप बनाऊंगा और वो आपको मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, नहीं लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये भी चीज़ें मिल जाएगी। तो अब बात आती है ये जो फर्स्ट टॉपिक है सम्मिश्र संख्या, ये क्या होती है। तो ये नीचे वाला बेटा मैं सारा साफ कर रहा हूँ और अब अपने चलते हैं सम्मिश्र संख्या पर। भी सम्मिश्र संख्या क्या होती है और कहाँ से ये आई, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया है बेटा, आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ को 10th से रिलेटेड करके चलूँगा। तो देखिए आपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ी थी, सभी ने पढ़ी थी और अच्छी तरह आपको याद भी है। द्विघात समीकरण ये टॉपिक आपने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, 8th क्लास में भी पढ़ा था, द्विघात समीकरण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा, जैसे एक समीकरण है x की स्क्वायर -4 = 0, ये बेटा एक द्विघात समीकरण है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण वैसे तो क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, ये द्विघात समीकरण होती है, ठीक है। 10th क्लास में सभी विद्यार्थियों ने ये द्विघात समीकरण पढ़ी हो, जिसके अंदर ये a, b और c ये 3 चीज़ें क्या होती है, अचर, इनको बोलते हैं अचर राशि या अचर राशियाँ। और ये जो x है वो क्या होता है आपका, वो होता है चर राशि, वो क्या होती है, चर राशि। ये a, b, c अचर होती है। अचर का मतलब क्या होता है और चर का मतलब क्या होता है। अब ये देखो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा था। और बहुत से विद्यार्थियों को जब 11th क्लास में होते हैं, जब उन्होंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले लिया और उनसे अगर पूछा जाए भी बेटा अचर राशि क्या होती है और चर राशि क्या होती है, तो बिल्कुल साफ उनको पता ही नहीं है भी अचर राशि क्या होती है, चर राशि क्या होती है। तो इसलिए बेटा आपको कह रहा हूँ किसी चीज़ को रटना नहीं है, हर चीज़ को समझना है अगर आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया तो। द्विघात समीकरण है, इसमें ये 3 होती है अचर राशियाँ। अचर राशि वे राशि होती है जिनका मान क्या होता है, फिक्स होता है, जो बदलते नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या हो, जैसे ये 5x² प्लस में 2x प्लस में 3 = 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। एक लिख दिया मैंने x² प्लस में 5 = 0, ये तो बेटा इसके अंदर ये 5 आया है और इसके अंदर ये 5 है, तो ऐसे नहीं है भी इस 5 का मतलब कोई और है, इस 5 का मतलब कोई और है। इस और इस 5 का मतलब 5 ही है, मतलब बदलता नहीं है, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो राशि बदलती नहीं है, जिनकी वैल्यू वही रहती है, चाहे उसको कहीं भी लिखिए, तो वो तो राशियाँ कौन सी होगी, अचर राशि। लेकिन जिनकी वैल्यू बदलती रहती है वो क्या कहलाती है, चर राशि। जैसे आपने
10वीं क्लास में ये द्विघात समीकरण पढ़ी थी, तो x के मान निकालते थे। तो किसी क्वेश्चन में x का मान 5 आ गया, किसी क्वेश्चन में x का मान 7 आ गया, किसी में -3 आ गया, किसी में -5 आ गया, किसी में 1/2 आ गया। तो ये x के मान बदल गए ना, तो ये जैसे जैसे बदलते रहते हैं, इसलिए इस राशि को कौन सी राशि कहा जाता है बेटा? चर राशि। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब ये चर राशि जिनकी वैल्यू, जिनका मान बदलता रहता है वो तो चर राशि होगी, और जिनका मान फिक्स होता है वो कौन सी राशि होगी बेटा? अचर राशि। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर क्या बनती है? द्विघात समीकरण बनती है। तो ये द्विघात समीकरण आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। अब देखिए इधर मैंने ये भी एक द्विघात समीकरण लिखी है जिसमें a क्या है? a की वैल्यू 1 है, यानी x स्क्वायर के गुणा में जो संख्या होती है वो a होता है। तो इसमें a की वैल्यू है 1, x के गुणा में जो संख्या होती है वो b। तो देखो इसमें x नहीं है, अकेला x, तो अकेला x नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू बेटा क्या है? 0। b की वैल्यू क्या है? 0 है। और उसके बाद में जिसके साथ में x नहीं है, अकेली संख्या लिखी हुई है, वो है c। ये है c आपका अचर राशि, जिसकी वैल्यू कितनी है? -4। ये a b c की वैल्यू है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया द्विघात समीकरण में a b c की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब ये जो द्विघात समीकरण है, इसके आप 10th क्लास में क्या निकालते थे? मूल। क्या निकालते थे? मूल। ठीक है ना। मूल, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रूट, वो कैसे निकालते थे? वो ऐसे निकालते थे भी x स्क्वायर, ये -4 है, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये 4 किसका हो गया? प्लस का। उसके बाद में क्या करते हैं? इधर वाली स्क्वायर हटाते हैं। स्क्वायर जब हटाते हैं तो आगे ये जो 4 है इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? अंडरूट लगता है, और साथ में क्या लगता है? प्लस और माइनस। जब भी कभी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वर्गमूल लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट लगते ही साथ में प्लस माइनस आएगा। अब कई विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत होती है, अभी सर ये कई बार तो प्लस माइनस लगा देते हैं, कई बार नहीं लगाते। तो बेटा ये भी आपको अभी बताऊंगा भी ये प्लस माइनस क्यों आता है। ठीक है। अब देखिए x बराबर प्लस माइनस, अब ये 4 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आपको पता है भी 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2। तो इस प्रकार से x के जो मान है वो 2 आ गए। कौन कौन से? एक तो x का मान आ गया 2, और एक x का मान आ गया -2। ठीक है। ये 2x की वैल्यू आ गई। इनको कहते हैं, इस द्विघात समीकरण के क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ऐसे निकालते हैं। अगर x होता तो उस द्विघात समीकरण के टुकड़े करते, टुकड़े करने के लिए गुणनखंड विधि आपके पास। ठीक है। उस विधि से इसके टुकड़े करते, अगर टुकड़े नहीं होते तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के इसके फॉर्मूले से इसके टुकड़े करते। ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण थी, इसके मैंने टुकड़े कर लिए और इसके मूल निकालिए। एक तो x का मान आ गया 2 और एक x का मान आ गया -2। ये जब स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस इसलिए लगा भी एक तो मान आ गया प्लस का और एक मान आ गया माइनस का। और बेटा मूल का मतलब ये होता है भी ये x के दोनों मान, चाहे ये मान ले लो चाहे ये मान ले लो, इनमें से कोई भी मान उठा के अगर मैं इस समीकरण में रखूंगा तो इस समीकरण का मान 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों इसके मूल है तो इस समीकरण का मान 0 होगा। प्लस का 2 रखने पर भी 0 होगा, माइनस का 2 रखने पर भी 0 होगा। ठीक है। तो इसलिए 2 मूल है, ये स्क्वायर हटाते हैं तो ये प्लस की वैल्यू को भी संतुष्ट करता है और माइनस की वैल्यू को भी संतुष्ट करता है, इसलिए इसके आगे ये प्लस और माइनस लगता है बेटा। अगर पावर 3 होती तो प्लस माइनस वहाँ नहीं लगाते, कभी भी इस बात का ध्यान रखना। अगर स्क्वायर लगी हुई है तो ही प्लस माइनस आता है, अगर पावर 3 लगी हो या 1 लगी हो तो एक ही चिन्ह आएगा। अगर प्लस का आंसर आ रहा है तो प्लस का आएगा, माइनस का आंसर आ रहा है तो माइनस का आएगा। ये स्क्वायर के अंदर ही होता है। ठीक है बेटा। तो ये द्विघात समीकरण को हल करने का मैंने एक तरीका बता दिया आपको। अब देखो जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा था वहाँ तक अभी तक पहुँचा नहीं है, वो देखिए क्या चीज़ है। अब इसी समीकरण के अंदर अगर मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, और वो चेंजिंग देखिए बेटा क्या है। अगर इस समीकरण के अंदर ये जो बीच में
माइनस है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं और अब आपको कह दूं भी इस समीकरण के बेटा मूल ज्ञात कीजिए, मूल क्या होंगे, तो देखिए इस समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे। इस समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर को इधर रखिए, अचर पद को उधर लेके जाइए जैसे पहले लेके गए थे। तो इसको अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 4 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए बेटा ये स्क्वायर हटाएंगे, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर -4 के ऊपर क्या लगेगा, अंडरूट लगेगा। -4 के ऊपर क्या लगेगा, अंडरूट लगेगा। आई समझ में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अंडरूट के अंदर अगर कोई भी संख्या माइनस की आ गई, आपने अंडरूट 9 का मान निकाला होगा, अंडरूट 4 का मान निकाला होगा, अंडरूट 5 की वैल्यू निकाली होगी, अंडरूट 16 की वैल्यू निकाली होगी, लेकिन कभी आपने अंडरूट -9 या -4 या -16 की वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है। क्योंकि 3 चीज़ें आपने जब द्विघात समीकरण में d की वैल्यू निकालते थे, d का मतलब होता है b² - 4ac, इसकी वैल्यू जब निकालते थे तो 3 आंसर आते थे। क्या, b² - 4ac का मान या तो 0 से बड़ा आता है, या b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है, या b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है। तो आप 10th क्लास में बेटा क्या करते थे, अगर ये मान आता है 0 से बड़ा तो उस द्विघात समीकरण को आगे हल करते थे, या अगर बराबर 0 आता है तो उस समीकरण को हल करते थे। लेकिन अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया, अगर माइनस में आता था तो आप उसके सामने लिखते थे भी इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ये चीज़ आप 10वीं क्लास में वहाँ छोड़ देते थे, वहाँ नहीं करते थे, और ये दोनों चीज़ें आप 10th क्लास में बेटा हल करते थे, ठीक है। ये चीज़ आप 10th में छोड़ देते थे और ये चीज़ आपकी 11th क्लास में। अब इस समीकरण के अंदर देखो, अभी मैंने बताया था a का मतलब होता है x² के गुणा में जो वैल्यू है, तो x² के गुणांक कितना है, 1। b क्या होता है बेटा, x का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें नहीं है तो इसका मान क्या है, 0। मतलब इसमें से जो वैल्यू आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रही है वो 0 है। और ये होता है c, क्या होता है, अचर संख्या, तो c का मान क्या है, 4। अब b² - 4ac के अंदर अगर मैं ये तीनों मान रखूंगा, b का मान, a का मान, c का मान रखूंगा, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस का आएगा। देख लीजिए रख के, b की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 होगी। 4, a का मान कितना है, 1, और c का मान कितना है, 4, तो माइनस का कितना आंसर आ रहा है, माइनस का 60, तो माइनस का 16 आ गया। तो इसलिए उस द्विघात समीकरण को 10th क्लास में आप हल नहीं करते थे, वहीं छोड़ देते थे और उसके सामने एक लाइन लिखते थे भी इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब देखिए वो चीज़ अपने अब 11th क्लास में हल करेंगे, इस चीज़ को 11th क्लास में हल करेंगे। ये दो चीज़ें आपने 10th क्लास में हल कर ली, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, मैंने स्क्वायर हटाया, जब स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर रूट लग गया और अंदर क्या आ गया, माइनस। अब इस माइनस को हटाना है, और जब तक माइनस नहीं हटेगा तब तक इसका वर्गमूल अपने नहीं निकाल सकते, क्योंकि वर्गमूल सिर्फ किस संख्या का निकाला जाता है, सिर्फ धनात्मक संख्या का ज्ञात किया जाता है। सिर्फ कौन सी संख्या का ज्ञात करते हैं, धनात्मक का। लेकिन ये तो रूट के अंदर कौन सी संख्या आ गई, ऋणात्मक। तो अब इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए x बराबर अंडरूट, इसके मैं टुकड़े कर रहा हूँ -1 गुणा में 4, ये इसके मैंने टुकड़े कर दिए। अब -1 गुणा 4, अब आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी 10th क्लास में भी, अंडरूट के अंदर अगर इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है, दो संख्याएं, तो उन दोनों को आप अलग अलग रूट के अंदर लिख सकते हो, दोनों को ऐसे अलग कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो x बराबर अंडरूट -1 और अंडरूट 4, माइनस वाली संख्या अलग कर दी,
अब अंडरूट 4 का आपको पता है भी, अंडरूट 4 जो होता है इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इसलिए अंडरूट 4 का वर्गमूल तो कितना आ गया, ये तो आ गया 2 और गुणा में ये आ गया अंडरूट -1। तो देखो अंडरूट के अंदर ये माइनस की संख्या आ गई। तो अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना भी, जब भी कभी अंडरूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए, कभी भी रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या आ जाए तो उसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, उसको ऐसे टुकड़े करके अलग करेंगे। तो ये जो रूट -1 है इसका कोई भी मान नहीं होता, इसका हल नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक अलग नाम दे दिया। और वो नाम क्या था, हिंदी के अंदर इसको कहते हैं आयोटा। हिंदी है चाहे इंग्लिश में भी इसको आयोटा कहते हैं। यानी इसको एक प्रतीक दे दिया, एक चीज़ की कल्पना कर ली, और वो क्या है ये, मतलब अंडरूट -1 कहीं भी अगर आता है तो उसकी जगह अपने क्या लगा सकते हैं, आयोटा। ठीक है ना। तो इसलिए इस x का जो मान है वो कितना आ गया, 2 आयोटा। यानी इसको मैंने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। तो इसलिए अंडरूट -1 को क्या कहेंगे, आयोटा। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं भी, मान लीजिए अंडरूट के अंदर -5 आ गया, आपको कह दे भी इसको हल करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा देखिए सिंपल सा काम है, अंडरूट -5 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 5, -1 × 5 लिख दिया। अब इसको अलग अलग कीजिए, इसको अलग करेंगे तो अंडरूट -1 लिख सकते हैं और अंडरूट 5 लिख सकते हैं। अंडरूट 5 को तो पढ़ा रहने दो, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग होता तो अपने लिख देते। अब देखो इस अंडरूट -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा, और गुणा में क्या लिख सकता हूँ, अंडरूट 5। वो माइनस जो अंदर था वो आपने हटा दिया। अब इस अंडरूट 5 का आप वर्गमूल क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। इसलिए बेटा ये 10वीं क्लास में आपके वहाँ 3 चीज़ें थी, 3 में से आप ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली हल करते थे और ये बीच वाली हल नहीं करते थे। इसलिए हल नहीं करते थे क्योंकि इसके जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। ठीक है ना, माइनस में आ गया तो इसका मतलब है इसका मूल क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक इसलिए इस चीज़ की आपने एक कल्पना कर ली और इसको क्या नाम दे दिया, एक आयोटा नाम दे दिया। ये आयोटा इसलिए आपको पहले बताया क्योंकि ये चीज़ आगे समिश्र संख्या में यूज होती है। यहाँ तक अभी अपने नहीं पहुँचे हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई है जो 10th क्लास में आपने पहले से बेटा क्या कर रखी है, पढ़ रखी है। तो अब आपको इस आयोटा का पता होना चाहिए भी आयोटा क्या होता है। आयोटा अंडरूट -1 की वैल्यू होती है और ये कहाँ से आया, क्यों यूज हुआ, क्योंकि द्विघात समीकरण के अंदर जब मूल काल्पनिक होते हैं तो उसको हल करने के लिए इस आयोटा का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज मैं आपको सिर्फ इसके बारे में इतना ही बता रहा हूँ। कल मैं इस आयोटा को यूज करेंगे और अपने यहाँ इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो ये 10th क्लास की बेसिक सी चीज़ करवाई थी आज मैंने, बिल्कुल आराम से करवाई है और पहला ही दिन था आज, इसलिए थोड़ा बहुत ही करवा रहा हूँ। कल से अपने ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो आपके जितने भी भाई बंधु साथी जो भी मैथ लेना चाहते हैं, चाहे वो साइंस के अंदर मैथ ले रहे हो, चाहे वो आर्ट के अंदर मैथ ले रहे हो, ठीक है बेटा, तो आर्ट वाले विद्यार्थियों को भी ज़रूर आप कहें भी मैथ सब्जेक्ट लें, क्योंकि आगे कोई भी कंपटीशन दोगे तो मैथ ज़रूर मिलेगी बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए एमडी एजुकेशन ग्रुप रावसर प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपका फ़ोन में जो नंबर है वो नंबर डालिए, फिर आपके पास एक OTP आएगी, OTP लगाइए और लगाने के बाद में आप अपना उसमें नाम पूछेगा, वो आप खुद का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में स्कूल से आप संपर्क कर सकते हैं और स्कूल से संपर्क करने के बाद में आप वो ऐप चला सकते हैं।
ठीक है बेटा। और संपर्क करने के लिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ 9636362917। ये खुद का नंबर है मेरा ही। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस पे भी पूछ सकते हो। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप चाहे आर्ट में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इस ऐप के माध्यम से रेगुलर क्लासें लगा सकते हो, पढ़ाई आपकी रेगुलर होगी, ठीक है बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।